गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसी चल रही है तुम लोग की पढ़ाई? आई थिंक ठीक चल रही होगी और नोट्स बना रहे होगे। मैं रोज ये आपको एक बार बताता हूँ, नोट्स बनाना चाहिए, प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करना चाहिए। तो जैसा कि आपको कल यानी सैटरडे को DPP 3 दिया गया, तो आप उसको एक तो वो स्क्रीनशॉट भी है उसमें और साथ ही साथ उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है जिसको आप डाउनलोड कर लेंगे। और आज वाले लेक्चर के साथ में भी आज भी उसका मैं लिंक डाल दूंगा, तो तब तक आप उसे सॉल्व करेंगे। तो आज का ये जो लेक्चर है अपने बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन कौन कौन सा बचा हुआ है दोस्तों? एक तो पोटेंशियल एनर्जी में जो होमवर्क दिया गया था, टोटल 3 या 4 क्वेश्चन थे, उनको मैं सॉल्व कर दूंगा। और DPP 2 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 18 तक सॉल्व हुआ था, 19, 20, 21, 22 और एक बीच में होमवर्क उसमें भी दिया था मैंने, शायद 17 था, मैं देख लूंगा अभी। तो इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर मैं एक ये वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूं और मीनवाइल तब तक आप उसको यानी आज जो DPP जो आज करने का मतलब सैटरडे को जो आपको मिला है उसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो पहले वो पोटेंशियल एनर्जी के बचे हुए क्वेश्चंस कर देता हूं मैं, फिर DPP के भी क्वेश्चंस कर देता हूं, DPP 2 के। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पोटेंशियल एनर्जी वाला था वो क्या था, वो आप देखो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो 2019 जेई मेन में पूछा है, आप इसी से अंदाजा लगाओ कि जेई मेन हो या एडवांस हो या फिर आपका नीट हो, कोई बेवजह बेकार की क्वेश्चंस नहीं पूछता है। सीधा सीधा जो कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है ना। आप एकदम कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखते जाइए, DPP सॉल्व कीजिए, सारे क्वेश्चंस आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक पॉइंट है P। क्या है भाई? पॉइंट P, वहां पे एक चार्ज है QA, यानी ये A चार्ज है। अच्छा, ये जो है फिक्स्ड है। फिक्स्ड करने का मतलब दिस कैन नॉट मूव, कांट मूव। दूसरा चार्ज है आपका B, जो 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे था इनिशियली, QB, और ये यहां पे था रेस्ट में। दिस कैन मूव। अच्छा बच्चों, QA और QB का मैग्नीट्यूड सेम दिया हुआ है, दैट इज 1 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम इज 10 का पावर -6। QB का मास दिया हुआ है 4 माइक्रोग्राम्स। ठीक है, चलो अब तुम यहां पे ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, अगर तुम B को रिलीज करोगे तो इसमें सोचने का जरूरत नहीं है कि ये इसको रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो ये मूव करने लगेगा और कुछ वेलोसिटी अटेन कर लेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर ये यहां पे रेस्ट में है, मूव करता हुआ अगर दूर जाने लगा, मान लो यहां तक पहुंच गया, अब इसकी दूरी जो है, डिस्टेंस जो है वो है आपका 9 मिलीमीटर। और जब ये यहां पहुंच गया दोस्तों, तो इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी कुछ हो गई होगी। अब भाई रिपेल करेगा तो इधर जाएगा तो वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ आएगी। अब जब यहां पे पहुंच गया तो पूछ रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी है, जब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका 9 मिलीमीटर। बहुत आसान है। क्या करोगे? तो सिंपल है भाई, दिमाग में आएगा कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि यहां पे कोई फ्रिक्शन और बाकी कोई फोर्स की चर्चा नहीं की गई है। तो मेरी बात सुनो, जब ये यहां पे था, इसको इनिशियल पोजीशन कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं फाइनल। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनली। अब मैकेनिकल में तो 2 एनर्जी आती है, एक पोटेंशियल आती है
और दूसरी काइनेटिक। तो काइनेटिक के नाम पे यहां है 0 रेस्ट में, तो लिख देंगे 0। पोटेंशियल के नाम पे हो जाएगा के क्यू ए इंटू क्यू बी। फॉर्मूला तो हमने पढ़ रखा ना भाई, के Q1 Q2 बाई आर। तो के क्यू ए इंटू क्यू बी और डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस जो है इनके बीच का, मान लो फिलहाल क्या है R1। जब QB यहां पहुंच गया तो काइनेटिक एनर्जी भी कुछ हो जाएगी भाई, वेलोसिटी भी वही तो निकालना अपने को। तो हाफ mv स्क्वायर अब प्लस के Q1 QA QB और डिवाइडेड बाई R2, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी तो कुछ ना कुछ होगी। अब कुछ नहीं है, आप सॉल्व कर लो, आप कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ mv स्क्वायर और इसको इधर भेज दो। तो इसमें आपने क्या कॉमन ले लेना है, के क्यू ए माइन इंटू क्यू बी और डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब वैल्यूज पुट कर दो। अब देखो यहां पे ना थोड़ा वैल्यूज रखने में आप ना कंफ्यूजन मत कर लेना अपने को। तो देखो हाफ मास कितना है भाई, तो मास है 4 माइक्रोग्राम। तो 4 इंटू 10 का पावर, देखो माइक्रोग्राम तो केजी में करना होगा, ग्राम में करने के लिए ही 10 का पावर 6 करना होगा। तो 10 का पावर 6 करने पे ये हो गया ग्राम्स में, माइक्रोग्राम्स का मतलब यही हुआ। लेकिन केजी में करना है तो और एक 10 का पावर -3 देना होगा। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से आपका हो गया 10 का पावर -6 इंटू -3। तो ऑल टुगेदर मैं यहां एक साथ ही लिख देता हूं, आप समझ गए क्यों हो गया। मैं यहां 9 लिख रहा हूं, तो 9 का मतलब आप समझ जाना भाई, ये केजी में हो गया, क्योंकि ऐसा यूनिट में काम करना अपने को। के का वैल्यू यू नो दैट 9 इंटू 10 का पावर 9, 1/4 से नॉट कोई बोलते हैं। और ये 1 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम, दोनों का चार्ज सेम है, 1 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम। तो 10 का पावर -6 इंटू -6, 10 का पावर -12। इसको फिलहाल रहने दोगे 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, यहां स्पेस नहीं है। तो देखो इसमें कुछ होने वाला है, कटने वाला, देखते हैं, उधर चलते हैं फिर। अब यहां पे देखते हैं क्या हो गया। पहली बात 10 का पावर -12 इंटू 9 और इसको इधर भेज दो, 2 को ऊपर भेज दो, 4 को नीचे भेज दो। तो देखो भाई क्या क्या आ रहा है, वी स्क्वायर इक्वल टू 2 यहां से ऊपर आएगा, या ऐसा करो ना 2 से 4 को काट दो तो 2 नीचे चला जाएगा। तो 9 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई, यहां से क्या आएगा भाई 2 इंटू 10 का पावर -9, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या होगा 1 बाय R1। तो मीटर में 1 मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो भाई ये आ जाएगा 10 का पावर -3, तो 1/10 का पावर -3 माइनस, और R2 कितना है आपका 9 मिलीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 1/9 इंटू 10 का पावर -3। तो देखो ढेर सारा कटिंग्स आ गए। तो एक काम करते हैं, अब ये 10 का पावर -9 ऊपर चला गया, तो 10 का पावर -9 ऊपर गया तो क्या हो गया 10 का पावर -6, तो 9 इंटू 2 इंटू 10 का पावर 6 प्लस ऊपर जाएगा तो -9 प्लस 9 हो जाएगा। अब +9 इंटू 3, और यहां देखो क्या हो रहा है, ये भी ऊपर आया, तो ये हो गया आपका। तो अंदर से काम करो ना, इसको ऊपर कर दो, तो 10 का पावर +3, 10 का पावर +3, उसको बाहर ले लो, तो उसको बाहर ले लो 10 का पावर 3, तो यहां बचा क्या 1 और 1/9। आ रही है ना बात समझ में? तो देखो कितना इजीली कैलकुलेट होने वाला है, बस सब आंसर आ जाएगा, देख लो। सो v स्क्वायर इक्वल्स टू 9/2
और देखो ये क्या हो गया 10 का पावर 9, और ये क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों 8/9। कर लो एलसीएम ले लो, तो यहां से 9 9 कैंसिल और ये कट गया 4, तो ऑटोमेटिकली v स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 10 का पावर 4, सॉरी 10 का पावर 9, सो v इक्वल्स टू, तो अंडर रूट करेंगे तो 2 इंटू 10 का पावर 3 आएगा। तो ऑप्शन में ना क्या किया है 2.0 इंटू 10 का पावर 3 लिखना चाहिए, तो उसने 20 लिख दिया, तो उसको आप चेंज कर लेना। तो जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से हो जाएगा, जहां 20 लिखा हुआ है उसको लिख दो 2.0 इंटू 10 का पावर 3 मीटर पर सेकेंड। तो आप खुद देखो कितना सिंपल, बस लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए और फॉर्मूला याद होना चाहिए। यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना है कि यूनिट्स में कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपने कर लिया होगा, तो आप इसे लिख लें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इजी है, बहुत टफ नहीं है। तो इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों कि एक क्यूब है, ये जेई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, सिंपल नहीं है, ये आपका जेई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हर एक साइड की जो आपकी लेंथ दी गई है वो है a। कहता है ये एक स्ट्रक्चर है, आप देखो ये चार्ज का एक सिस्टम है, फिर कहता है इस सिस्टम को आपको ना डिसॉल्व कर देना है, तोड़ देना है। कहने का मतलब जब हम लोग सिस्टम बनाते थे तो जस्ट याद करो चार्जेस इंफिनिटी पे होते थे और स्लोली लाके हम लोग सिस्टम बनाते थे। तो यहां भी वही हुआ होगा, जब इस सिस्टम को बनाया गया होगा तो चार्जेस को इंफिनिटी से लाया गया होगा। तो अभी सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है एंड वी हैव टू ब्रेक दिस सिस्टम। अपने को ये सिस्टम क्या करना है, ब्रेक। तो पूछ रहा है कि कितना वर्क करना पड़ेगा, ब्रेक करके मतलब इंफिनिटी पे ले जाना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने फॉर्मूला पढ़ा था WEXT इक्वल टू डेल्टा यू। दरअसल ये फॉर्मूला था डेल्टा यू इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब देखो, सो WEXT इक्वल टू UF माइनस UI, यानी एक्सटर्नल वर्क कितना करना पड़ेगा, ये फाइनल माइनस इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करो। फाइनली देखो क्या करना है, फाइनली इन सभी को इंफिनिटी पे इस बार भेज देना, उल्टा काम करना है। कहां भेज देना है, इंफिनिटी पे। तो फाइनल एनर्जी है 0 और इनिशियल एनर्जी ये माइनस फॉर्मूला वाला और UI। तो एक काम करते हैं, अगर इनिशियल एनर्जी अपने को निकल जाए तो उसके आगे माइनस लगा दोगे तो दैट माइनस विल बी इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो सवाल है कि इनिशियल इंटरनल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो आपको मैंने बोला था कि अगर पॉइंट चार्जेस दिए गए हों तो आप पेयर्स बनाओ, कितने पेयर्स बन सकते हैं, और हर एक पेयर बना के और उनकी एनर्जी को लिख दो। कितने पेयर हो सकते हैं, जहां दिमाग लगाते हैं। उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 8 इंटू 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा, ये करीब करीब क्या, ये एग्जैक्टली कितना होगा, 28 पेयर्स। यानी चार्जेस का यहां 28 पेयर्स होना चाहिए, और वो करके हम लोग देखते हैं। अब पेयरिंग करो, पहले पेयर करो मतलब जोड़ा लगाओ। तो हर एक साइड पे देखो, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। तो किसी भी क्यूब में टोटल कितने साइड्स होते हैं, सोचो। तो दोस्तों टोटल 12 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 पेयर हो गए जो कि साइड वाले चार्जेस हो गए। और साइड में तुम देखो, लकली प्लस क्यू माइनस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो देखो सभी साइड की जो लेंथ होगी a,
तो एक साइड पे रखे हुए की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के क्यू स्क्वायर, आगे क्या लगाओगे माइनस, क्योंकि साइन के साथ पुट करोगे तो प्लस गुने माइनस, प्लस मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव क्या हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर, और बीच का डिस्टेंस कितना a, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए। और ऐसे कितने जोड़े मिलेंगे तुम्हें, ऐसे 12 पेयर्स बनेंगे, तो मल्टीप्लाई करो 12 से। 12 पेयर कैसे बने समझ में आया ना, ये साइड्स पे बने। अब और देखते हैं और कैसे पेयरिंग कर सकते हैं, इनका कैसे जोड़ा बना सकते हैं। तो देखो अब तुम जानते हो कि क्यूब में टोटल 6 फेस होता है, 6 फेस होता है, 6 सरफेस होता है, ऊपर नीचे साइड में 2 और एक सामने और एक पीछे। तो देखो यहां पे आप, ये एक फेस हुआ, इस फेस पे देखो 2 पेयर हुए कि नहीं हुए, फेस के डायगोनल पे प्लस क्यू इंटू प्लस क्यू, माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू, तो एक फेस पे 2 जोड़ा बन रहा है, डायगोनल पे 2 पेयर्स बन रहे हैं, तो ऐसे ऐसे 6 पेयर्स है, सॉरी 6 सरफेस हैं। तो हर एक सरफेस पे 2 पेयर बन रहा है डायगोनली, और प्लस इंटू प्लस प्लस ही हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस भी आपका प्लस होगा, और डायगोनल की लेंथ कितनी होगी a√2। तो देखो दिमाग लगाते हैं हम लोग यहां पे, फिर हम लोग लिखेंगे 12। क्यों 12 लिख रहे हैं समझ में आ रहा तुमको, एक फेस पे 2 पेयर बन रहे हैं, तो टोटल 6 सरफेस पे कितने पेयर बनेंगे 12, तो हमने यहां 12 लिख दिया, इंटू के, और देखो प्लस गुने प्लस प्लस, इंटू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये लेंथ कितना होगा, तो डायगोनल हो जाएगा आपका a√2। चलो और कुछ सोचते हैं। अब एक बात और देखो, और कौन सा पेयर हो सकता है, अब क्या लगा रहे हैं, साइड वाला हो ही गया, डायगोनल वाला हो ही गया, एक अपोजिट डायगोनल वाला भी होगा, यानी ये कॉर्नर और ये कॉर्नर। जैसे अपने रूम में एक अपर कॉर्नर देखो, एक लोअर कॉर्नर, तो ये एक हो गया, ठीक इसी तरीके से इधर वाला उधर हो जाएगा, फिर ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, तो टोटल 4 अपोजिट डायगोनल और बनेंगे। बात नहीं समझी, समझ में आ रही है। अपने रूम में सोचो कि एक अपर कॉर्नर लोअर कॉर्नर, फिर यहां से लोअर कॉर्नर अपर कॉर्नर, फिर वहां से अपर कॉर्नर लोअर कॉर्नर, यहां से, तो सीधी सी बात है, देखो ये और ये 1 हो गया, ये और ये 2 हो गए, ये और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। और अपोजिट कॉर्नर पे आप देखो, फिर अगेन अपोजिट चार्ज ही है, यहां प्लस क्यू है तो देखो यहां माइनस क्यू है। और ये बात समझ में, यहां देखो प्लस क्यू है तो यहां माइनस क्यू है, यहां प्लस क्यू है तो माइनस क्यू है, तो इसका मतलब है 4 पेयर और बनेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस प्लस नहीं, अपोजिट पे है तो देखो अपोजिट चार्ज अपोजिट है ना भाई, देखो माइनस और ये क्या है प्लस, ये माइनस प्लस, तो आप यहां पे लिख दो इंटू माइनस, और कितने पेयर हैं 4 इंटू के क्यू स्क्वायर, अब बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा a√3। आ रही है बात समझ में। अब इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, तो ui, तो कॉमन निकालो, तो सब में एक चीज कॉमन निकल जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए तो कॉमन आ ही जाएगा। अब यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, ये प्लस है सिर्फ, तो ये हो जाएगा 12/√2 माइनस 12 माइनस 4/√3। अब ये आपका आ गया ui, ठीक है। और जितना ui आया, उस ui के आगे क्या फिर से लगा दोगे नेगेटिव, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल। अब बैठ के आप सॉल्व कर लेना, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब तो आपका मैथमेटिक्स है, आप लगाओ सॉल्व करो और आंसर निकालो, तो आपका WEXT जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ui, और ui मैंने आपको बता दिया। और पेयर की संख्या भी देख लो, 12 12 24 और प्लस 4 28, जो हम लोग पहले ही बोल रहे थे कि 28 पेयर होना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों आंसर हो गया। कोई पूछेगा
तुमसे इसमें कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को हमने जीरो क्यों लिया है, तो कहना कि सिस्टम को डिसोसिएट करके कहां पहुंचा देना है, इनफाइनाइट पे, इसलिए ऐसा हमने किया। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप राइट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 3 में 4 चार्जेस दिए गए हैं स्क्वाड के कॉर्नर पे, और जो स्क्वाड के जो साइड की लेंथ है वो ए दी गई है। तो इनिशियली एक फ्रेम के फॉर्म में है, एज यू कैन सी। अब इसके बाद क्या हो रहा है, क्या यहां पे क्वेश्चन है कि इन चार्जेस को इनिशियली दे आर एट इंफिनिटी, इनिशियली वो इंफिनिटी पे थे और वहां से लाके हमें ये सिस्टम बनाना है। तो इसमें कितना वर्क होगा, और इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है दोस्तों कि वर्क जो अपने को निकालना है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, इट इज गिवन। तो दोस्तों हम जानते हैं, एज वी नो दैट डेल्टा यू इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ये फॉर्मूला अपने को पता है, अगर एक्सटर्नल होता तो ये माइनस नहीं लिखते हम लोग, फिर हम लोग यहां क्या लिख देंगे, यूएफ माइनस यूआई इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। इनिशियली ये कहां पे थे, इन्फिनिटी पे, तो इनिशियल एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। तो सीधी सी बात है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फाइनल एनर्जी। तो भाई फाइनल एनर्जी इसकी निकालो, ठीक है ना, और उसके बाद आप आंसर लिख दो। तो सोचो कि फिर वही बात हो गई, कितने पेयर्स बन रहे हैं, तो देखो 4 साइड्स हैं, है ना, ऐसे ऐसे, तो 4 पेयर तो साइड पे हो गए और 2 डायगोनल के क्रॉस हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 6। और हम लोगों को जो फॉर्मूला बताया गया है उसमें हम पता है कि हमें n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, अगर वहां से लेके चलें तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल कम टू 6, जो कि एज एक्सपेक्टेड जो हमने सोचा था। तो चलो फाइनल एनर्जी देखते हैं। तो साइड्स पे देखो, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, तो सीधी सी बात हो गई कि ये 4 हो गए, और चारों में ना अपोजिट चार्ज है, तो 4 इंटू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइड की लेंथ है a, और आगे माइनस लगा दो। क्यों लगाओगे बच्चों माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, ठीक है। और 2 पेयर कौन से बनेंगे, वो बनेंगे डायगोनली अपोजिट, डायगोनली अपोजिट। और यहां पे देखो प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज a√2, डायगोनल की लेंथ इसकी भी कितनी होगी, a√2, दे आर 2 पेयर्स। तो यहां पे क्या लिखेंगे फिर हम लोग, +2 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन a√2। क्या आ रही है बात समझ में। तो यूएफ कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, हम लोग निकाल सकते हैं, के स्क्वायर, सॉरी के क्यू स्क्वायर, ध्यान देना, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, एंड व्हाट इज इनसाइड द ब्रैकेट, दिस इज 2 अपॉन √2, 2 अपॉन √2, एंड हियर इट इज -4। तो ये आ गई आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और आप देखो यहां पे हमने क्या लिखा हुआ है कि जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होगा विच इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, तो आंसर क्या हो गया अपना, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए, और ब्रैकेट में क्या हुआ दोस्तों, √2 से 2 को कैंसिल कर दो, तो √2 -4। अब इस माइनस को चाहो तो अंदर भी भेज सकते हो, तो फाइनली आप लिख सकते हो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई ए 4 माइनस √2। दिस इज द आंसर। आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा पेयरिंग अप करना, इनकी पेयरिंग करनी थी और इंडिविजुअली एनर्जी कैलकुलेट करके, और फिर यहां पे देखो ये आपको एक फॉर्मूला लगाना था, और क्या करना था, ये ध्यान रखना था कि इस बार वर्क डन जो पूछा गया है इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, ना कि एक्सटर्नल। तो देख लो, फिर आप राइट डाउन कर लो। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
जो कि बहुत आसान है, आपने निश्चित तौर पे इसको सॉल्व कर लिया होगा। अगर प्रॉब्लम है तो जिनको प्रॉब्लम है वो देखो। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके कॉर्नर्स पे चार्जेस दिए गए। अब इसमें दो क्वेश्चन है। पहले ये पूछ रहा है कि इसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जो कि आप जानते हो बहुत आसान है। 3 पेयर्स बनेंगे, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो ऑटोमेटिकली सिस्टम की एनर्जी अगर कोई पूछ ले आपसे तो आप क्या लिखोगे, 3 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई ए। डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक पेयर जो बन रहा है बच्चे, उसकी एनर्जी जो होगी के, और चार्ज को मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू स्क्वायर, सेम चार्ज है, और साइड्स तो सारे क्या हैं, ए। तो ये आपको सिस्टम की इनिशियल एनर्जी, जो इनिशियली वो लोग थे, वो निकल के आ गई। क्वेश्चन में आगे क्या बोलता है, अब कहता है कि दोस्त कि इन चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को रिड्यूस करके हाफ कर दो। ठीक है, देखो न्यू डायग्राम। अगर ये A है तो नाउ दिस इज A/2, दिस इज A/2, दिस इज A/2, और चार्जेस कितने हो गए, दिस इज Q, दिस इज Q, दिस इज Q, है ना। अब इसकी एनर्जी कितनी होगी, तो ये मान लो इनिशियल पोजीशन थी और ये क्या है, फाइनल। तो फाइनली कितनी एनर्जी होगी, तो फाइनली एनर्जी पेयर्स तो वही 3 है, बस तुमने क्या किया है, साइड की जो लेंथ है उसको हाफ किया है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू के क्यू स्क्वायर A/2, और ये ऊपर चला गया दोस्त, तो फाइनल एनर्जी हो जाएगी कितनी, 6K क्यू स्क्वायर अपॉन A। अब कह रहा है ऐसा करने में वर्क कितना होगा। तो देखो, अब इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया हुआ है कि ये वर्क किसका पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछ रहा है, एक्सटर्नल का, इट इज नॉट क्लियर। तो आपको पता है ना, जब कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो आपको क्या सोच के चलना है, तो सीधी सी बात है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोचना है, एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू, व्हिच इज यूएफ माइनस यूआई, और दिस इज यूएफ, दिस इज यूआई। You just have to subtract UF minus UI and your answer will be 3KQ squared by A. क्यों, आसान था या नहीं था, तो लोगों से बन ही गया होगा। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डीपीपी का जो बचा हुआ था, डीपीपी 2, मैं लिख देता हूं डीपीपी 2 का 19 नंबर क्वेश्चन। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस है, एक से ज्यादा सही हो सकता है। तो देखो मैंने डायग्राम बोर्ड पे कुछ बनाए हैं। पहला देखो, ये पॉइंट चार्ज है और इससे R0 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। दूसरा लाइन, इनफाइनाइट लाइन सोर्स है, रॉड वाला जो हम लोग पढ़े थे, इस बहाने फॉर्मूला भी याद हो जाएगा हमें। तो ये कितना है भाई, तो ये है आपका लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R0, ये क्या हो गया E2। एंड थर्ड है आपका इनफाइनाइट शीट, इससे, और सिग्मा है इसकी डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका लैम्डा था यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, शीट की वजह से तो आप जानते ही हो। और एक चीज और दिया हुआ है कि इन तीनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है R0 डिस्टेंस पे, वो क्या है, सेम। तो आपको ना इसमें चॉइसेस को सेलेक्ट करना है, और ये मोर देन वन करेक्ट वाले में से है, तो आपको हर एक चॉइस को केयरफुली देखना होगा। तो जैसे ए वाले चॉइस में चार्ज Q और सिग्मा के बीच में रिलेशन मांग रहा है, तो एक काम करते हैं, जैसा कि E1 इक्वल्स टू E3 लिखा हुआ है, तो E1 इक्वल्स टू E3 करते हैं। तो E1 के जगह क्या लिखेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0 का स्क्वायर, और E3 के जगह क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो ऑटोमेटिकली Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो 4 पाई, उधर 4 पाई को भेज दो R0 को, तो Q इक्वल्स टू 4 पाई
सिग्मा आर नॉट का स्क्वायर। अब तुम देखो ये चॉइस ए में मेरे सामने डीपीपी रखा हुआ है, तो ये चॉइस ए में दिया हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो पहला आप समझो कितना इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया कि पहला जो हमारा आ गया वो ए सही है। फिर हम लोग को देखो चॉइस बी में नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग को लैम्डा और सिग्मा के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है, लैम्डा और सिग्मा। तो एक काम करते हैं, अगेन दिया हुआ है E2 इक्वल्स टू E3, E2 इक्वल्स टू E3, तो E2 की जगह लिखो तो आप पूरा ये, तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, E2 की जगह लिख सकते हैं हम लोग, और E3 की जगह क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना भाई, इनफाइनाइट का यही फॉर्मूला होता है ना 2 पाई। अब देखो कुछ कैंसिल होने वाला है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो अभी क्या है आपको आर नॉट का वैल्यू पूछ रहा है ऑप्शन बी में, तो आर नॉट इधर ले जाओ, सिग्मा उधर ले जाओ, तो आर नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया, तो आर नॉट इक्वल्स टू हो गया, वो इधर हो गया, आर नॉट इधर ले जाओ, सिग्मा उधर ले जाओ, तो लैम्डा अपॉन सिग्मा, और क्या बच गया यहाँ पे पाई, तो आर नॉट इक्वल टू लैम्डा बाई सिग्मा पाई। क्या दिया हुआ है ऑप्शन बी में, नहीं दिया हुआ है, तो बी जो हो गया वो क्या हो गया आपका इनकरेक्ट, बी इनकरेक्ट। चलो अब सी को देखते हैं। सी में देखो, सी में सी चॉइस में क्या दिया हुआ है, सी में कहता है E1 की वैल्यू E2 की वैल्यू की डबल होगी, मतलब सी में ये बोल रहा है कि अगर ये डिस्टेंस, जैसे कि हमने आर नॉट लिया है, अगर डिस्टेंस हाफ कर दे, है ना, डिस्टेंस हाफ कर दे, तो E1 की जो वैल्यू होगी वो E2 की वैल्यू की डबल होगी। अब देखो इसको बिना सॉल्व किए हुए हम लोग बता सकते हैं, E1 डिपेंड कर रहा है आर नॉट स्क्वायर पे और E2 डिपेंड कर रहा है आर नॉट पे, तो इसका डिस्टेंस आधा करोगे, हाफ करोगे, तो E1 हो जाएगा 4 टाइम्स, है ना, और अगर इसको हाफ करोगे तो ये होगा जस्ट 2 टाइम्स। तो कहने का मतलब है कि सी ऑप्शन में हम लोग कैसे करेंगे, अगर हमारा डिस्टेंस आर नॉट बाई 2 हो जाता है तो ई डैश जो होगा, E1 डैश पहले E था और अब हाफ डिस्टेंस पे ये क्या हो जाएगा, E1 डैश हो जाएगा आपका कितना, डिस्टेंस हाफ करोगे तो फिर 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4E1 हो जाएगा। ओके, और E2 डैश कितना हो जाएगा, E2 डैश, तो E2 देखो ये तो ये स्क्वाड पे नहीं डिपेंड करता है, तो E2 ऑटोमेटिकली हो जाएगा सिर्फ 2 गुना, ये हो जाएगा 2E2। तो आपको यहां पे अब बताओ कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, तो हम लोग जानते हैं ना भाई, जहां हम लोग E1 लिखे हुए हैं वहां हम लोग E2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, E1 डैश इक्वल टू 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 2, और E1 की जगह क्या लिख सकते हैं, E2, क्योंकि पुराना वाला जो E1 E2 है वो तो इक्वल ही है, वो तो डिस्टेंस हाफ करने पे ऐसा हुआ है, और 2E2 जो है उसके जगह क्या लिख सकते हैं, E2 डैश, तो ऑटोमेटिकली E1 डैश इक्वल टू 2E2 डैश। तो बात सही है कि डिस्टेंस को हाफ करने पे जो E1 डैश होगा, मतलब जिसको उसने ब्रैकेट में R0/2 लिखा हुआ है, वो इसके वाले फील्ड से क्या होगा, डबल। इसका मतलब सी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नहीं, अगर किसी को लगता है कुछ और तरीके से करें, कर सकते हो, बस करना क्या तुम्हें, R0 की जगह R/2 करो, यहां भी R/2 करो, फिर दोनों के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश कर लो, तो सी आपको एकदम करेक्ट निकल के आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग डी के बारे में सोचते हैं, तो डी में क्या लिखा हुआ है भाई, तो डी में डिस्टेंस हाफ करने पे E2 और E3 में रिलेशन पूछ रहा है। तो भाई देखो E3 के डिस्टेंस पे तो कोई असर पड़ना ही नहीं है, E3 तो आपका डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, और इसका डिस्टेंस हाफ करोगे तो ये डबल होगा। तो कहने का मतलब है कि पहले देखो E2 और E3 इक्वल, और डिस्टेंस हाफ करने पे ये डबल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली E2 डैश जो होगा, E2 डैश ये 2 into E2 होगा, जो E2 डैश होगा वो ओरिजिनल E2 के क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस हाफ करोगे,
और जो पहले वाला E2 है, ठीक है ना दोस्तों, वो किसके इक्वल है? E3 के। तो सीधा लिखेंगे E2 डैश इक्वल टू 2E3। और E3 कहने का मतलब है इसका जो फील्ड है ये तो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो इसका E3 या E3 डैश सेम होगा। तो डिस्टेंस हाफ करने पे सीट पे असर कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। तो रिलेशन ये कायदे से होना चाहिए, क्या होना चाहिए? E2 डैश इक्वल टू 2E3 विच इज नॉट गिवन इन D। तो D आपका हो जाएगा रॉन्ग। यहां आपको कंजेस्टेड हो गया, देख लीजिएगा सही से। तो हमारा आंसर यहां पे कौन कौन सा हो गया दोस्तों? हमारा आंसर हो गया A और C, है ना? A और C, B इनकरेक्ट है और D भी आपका क्या है? इनकरेक्ट। लिख लीजिए इसको। दोस्तों डीबीपी का क्वेश्चन नंबर 20 देखें तो इसमें अंदर वाला जो स्फीयर है ये डाई इलेक्ट्रिक है। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब समझ रहे हो ना? नॉन कंडक्टिंग। तो इस पे तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया और चार्ज कितना है? Q। फिर ये बीच में खाली स्पेस है और इस स्पेस के बाद जो दूसरा चार्ज है वो कितना है? +2Q। और वो कहां पे है भाई? सरफेस पे। ये हॉलो स्फीयर है, बीच का जो स्पेस है वो खाली है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सोचते ग्राफ ड्रॉ करना है और फॉर्मूला सब भी होगा। चलो देखते हैं। तो मान लो ये आपका इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। पहले इसके अंदर चलो, तो सेंटर से सरफेस तक। तो याद करो बच्चों, फील्ड का फॉर्मूला नॉन कंडक्टिंग के लिए होता था KQX बाई R3। याद करो, इनसाइड द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो भाई सेंटर पे फील्ड 0 और जैसे जैसे सरफेस तक आएंगे तो स्ट्रेट लाइन में बढ़ते चले जाओ। जब तुम यहां पहुंच जाओगे सरफेस पे तो वहां पे फील्ड की वैल्यू होगी कितनी? KQ/R। ओके, चलो फिर इस सरफेस से इस सरफेस, इसके बीच में तो इस, अच्छा तुम कहोगे कि सर बाहर वाले को कंसीडर नहीं कर रहे, तो तुम्हें पता है कि किसी स्फेरिकल शेल, शेल मतलब हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर के अंदर तो फील्ड क्या होता है? उसकी वजह से 0। तो ये जो स्पेस है, ये पूरा स्पेस में जो भी फील्ड होगा वो इसकी वजह से होगा। बाहर वाले का कोई असर इनसाइड में होने वाला नहीं है, ये बात समझो। ये 2Q का इनसाइड में कोई इफेक्ट नहीं होगा। आई बात समझ में? तो जो भी यहां से लेके यहां तक में जो भी फील्ड होना है वो अंदर वाले की वजह से। दैट्स व्हाई मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। सरफेस पे पहुंचने पे सीधा लिख दिया KQ/R, जो कि आपको याद भी होगा कंडक्टिंग के सरफेस पे। अब इसके बाहर इन पॉइंट्स पे चलोगे तो ये इन पॉइंट्स के लिए चार्ज एट सेंटर की तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। और उस केस में आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E = KQ/r²। तो फील्ड आपकी डिक्रीज होने लगेगी। आ रही है बात समझ में? जब तक कि इस सरफेस को पार ना कर जाओ तब तक इसका असर मत लेना, तब तक तो यहां से डिक्रीज। तो जस्ट सरफेस से पहले डिस्टेंस कितना हो गया? 2R। और 2R यहां पुट करोगे स्मॉल r की जगह तो फील्ड की वैल्यू हो जाएगी ऑटोमेटिकली दोस्तों KQ 2R का स्क्वायर हो जाएगा 4R²। तो फील्ड यहां तक डिक्रीज करेगा। और जैसे ही इस सरफेस से बाहर निकलोगे या सरफेस पे आओगे, अब तुम फिर इसका भी इफेक्ट कंसीडर करोगे। तो सरफेस के लिए या बाहरी के लिए ये भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो बाहरी पॉइंट चार्ज है, तो सोचो ये 2Q को भी सेंटर में रख दो इफेक्टिवली,
ये Q तो सेंटर पे रहेगा ही, तो इस पॉइंट के लिए समझो कि यहाँ पे टोटल 3Q हो गया, क्योंकि सरफेस से जैसे ही बाहर आओगे या सरफेस पे रहोगे तो ये चार्ज जब कंसीडर होने लगेगा तो ये देखो 2Q, अब पहले से Q यहाँ पे था ही, तो इफेक्टिवली सेंटर पे कितना हो गया 3Q, और फील्ड कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ डिस्टेंस कितना है आपका 2R, तो ऑटोमेटिकली इस पॉइंट पे फील्ड की जो वैल्यू होगी, खुद सोच के देखो, इस पॉइंट पे जो फील्ड की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3KQ बाई 2R का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4R स्क्वायर। ये 3 क्यों लिखे समझो फिर से, ये जो 2Q है, ये 2Q इफेक्टिवली कंसीडर होने लगेगा एज इफ की सेंटर पे चार्ज रखा हुआ। आप जाके पूरा नोट्स में तो आप बनाए ही हैं कि सरफेस के अंदर इसका इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन सरफेस पे ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा। तो तुम खुद सोचो कि फील्ड आपका KQ/4R स्क्वायर घटा, लेकिन फिर जैसे ही सरफेस पे आए फील्ड एक आए, फिर इसका 3 गुना बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, हालांकि इससे ऊपर नहीं गया क्योंकि अभी भी 3/4 है जो कि 0.75 है। तो तुम क्या करना, ग्राफ को जंप करवा दो और यहां तक ले जाओ। अब फिर ये ग्राफ जो है आपका, ये ग्राफ आपका ऐसा हुआ और यहां के बाद ये फिर डिक्रीज करने लगेगा, उसके बाद तो फिर आगे बढ़ने लगोगे तो पॉइंट चार्ज की तरह। तो देखो, ध्यान से देखो दोस्तों, पहले स्ट्रेट लाइन चला, KQ/R हुआ, फिर KQ/R से यहां तक पहुंचते पहुंचते डिक्रीज होके कितना हो गया, नीचे में KQ/4R स्क्वायर, क्योंकि यहां डिस्टेंस कितना है 2R। फिर जैसे ही बाहर आए तो इसका चार्ज भी कंसीडर होने लगा, जिसकी वजह से यहाँ पे फील्ड की वैल्यू फिर से बढ़ के 3/4KQ/R स्क्वायर हो गई। अब फिर वो डिक्रीज होता होता इन्फिनिटी पे जाके 0। तो आप देखो ये कौन सा ऑप्शन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार रिपीट करके आप देखना। तो आंसर हो गया सी, ये सी वाले ऑप्शन में। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से देखो और दिक्कत हो तो फिर से इसको रिवाइंड करो, मैंने हर एक चीज को बार बार बोला है। तो दोस्तों यहां पे क्वेश्चन नंबर 21 का जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, जो दे दिया गया डीपीपी में, वो डायग्राम गलती से नेक्स्ट क्वेश्चन का दे दिया गया है। हालांकि दोनों जेईई एडवांस 2007 में ही पूछा हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग मैं करवाऊंगा, जो मेरा फाइनल असाइनमेंट होगा पूरे चैप्टर का, एक साथ जब मैं दूंगा असाइनमेंट एक, जिसमें आपका स्पेशल क्वेश्चंस होंगे, उसमें वो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जो क्वेश्चन आप देखेंगे लैंग्वेज वो बहुत सिंपल है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके सामने एक पॉइंट चार्ज रख दिए, तो सीधी सी बात है जब पॉइंट चार्ज रखोगे तो इंडक्शन होगा। तो अगर ये प्लस क्यू है तो यहाँ इंडक्शन होगा, कितना इंडक्शन होगा, तो इसके सामने माइनस क्यू होगा, मान लो कुछ भी हो, एग्जैक्टली जरूरी नहीं किसके बराबर हो, क्योंकि बाहर में है तो इसने मान लो माइनस कैपिटल क्यू इंड्यूस करवाया। तो एट द सेम टाइम तुम तो इंडक्शन में पढ़ चुके हो ना कि स्फीयर के दूसरे पोर्शन में प्लस क्यू हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस क्यू क्या करेगा ना, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके इस सिरे पे जमा कर देगा, और इधर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है कि नेट चार्ज स्फीयर पे क्या होगा। तो भाई ऐसा है, ये तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर स्फीयर को आपने इनिशियली कोई चार्ज दिया ही नहीं, तो पास में पॉइंट चार्ज रखने से इस पे नेगेटिव भी इंड्यूस हो गया, पॉजिटिव भी इंड्यूस हो गया, और दोनों का जो अमाउंट है वो क्या होगा, सेम। तो नेट चार्ज की अगर बात करें तो इस स्फीयर के ऊपर नेट चार्ज अपना क्या रहेगा, 0। तो सीधी सी बात हो गई, नेट चार्ज 0, तो आंसर ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है ना। और जो डायग्राम दिया गया है ना, उसके ऊपर भी हम लोग को क्वेश्चन करना है, वो क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, लेकिन ये इसका डायग्राम नहीं है। ओके ठीक है, तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, इसका ऑप्शन हो गया डी। आप डायग्राम को भी काट देना, वो जो डायग्राम बना होगा वो उसको ना क्रॉस कर देना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन है, और ये जेईई एडवांस में 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये टफ क्वेश्चन है, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो देखो डायग्राम मैंने कुछ अलग हटके बनाया। दरअसल तुम्हारे क्वेश्चन में डायग्राम में पूरा ये क्यूब नहीं बना हुआ है, डायग्राम में तुम्हें ये स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है जो रेड कलर से मैंने मार्क किया हुआ है। आप ध्यान से देखो अपने क्वेश्चन में, ये कोऑर्डिनेट 0 0 0 दिया हुआ है, ये 0 a दिया हुआ है, ये a दिया हुआ है, ये a 0 a दिया हुआ है। इसको z, बाकी भी क्यूब को मत देखना, जो रेड कलर का मार्किंग है सिर्फ आप उस पर ध्यान दो। बस इसमें डायग्राम ही है जो समझना है, बाकी कैलकुलेशन बहुत आसान है। डायग्राम समझाने के लिए मैंने ये इंतजाम किया है आपके लिए। सॉरी, ये आपका है y एक्सिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। और ये अपना क्या है x एक्सिस, और ये है z एक्सिस। तो तुम देख लो, इस यहां पे इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट भी आपका क्या है, y कोऑर्डिनेट a, और z कोऑर्डिनेट क्या है 0, ठीक है ना। और सिर्फ y कोऑर्डिनेट जो है ये a साइड आगे तुम गए, a लेंथ गए, तो यहां हो गया a। फिर इसकी बात करते हैं। अब इस ये 0 0, ये 0 a 0। अब इस पॉइंट को देखो, अब यहां तक पहुंचने के लिए इसका क्या कोऑर्डिनेट है, a, 0, 0। तो देखो वहां तक कैसे पहुंचेंगे, ये चला हमने a, ये हम लोग a चले x के लॉन्ग, ये हम लोग चले z के along a, लेकिन y के लॉन्ग तो कुछ नहीं चला, दैट्स वाई देखो ये x कोऑर्डिनेट है और ये इसका z कोऑर्डिनेट। ठीक इस तरीके से ही इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए तुम क्या करोगे, पहले देखो, पहले इस पॉइंट तक देखो कैसे पहुंचेंगे, y के लॉन्ग चले a, x के लॉन्ग चले a, z के लॉन्ग a चले। ध्यान से देखना, y के लॉन्ग a, x के लॉन्ग a, z के लॉन्ग a, तब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया a। तुम्हें पूछ क्या रहा है, ये जो रेड कलर्स का जो एक आपको ना एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये रेक्टेंगल है, तो इसके साइड की लंबाई देखो, ये लंबाई चाहे ये लंबाई कितनी है a, देखो 0 a, तो लेंथ कितना हो गया a। यहां भी देखो 0 a, ये जो आपका x z है ये तो कॉमन है, यहां भी a, यहां भी a, यहां भी a, यहां भी a, लेकिन y कोऑर्डिनेट देखो 0 से a, तो इसकी लेंथ भी हो गई a, क्यूब का ये साइड हो गया। अब तुम बस समझने लो क्यूब हो गया, ये क्यूब का साइड हो गया a, और ये जो है ये वाला जो साइड है ये इस क्यूब के इस फेस का डायगोनल हो गया। और ऐसे भी तुम खुद सोचो, अगर ये आपका x के लॉन्ग a, ये z के लॉन्ग a, तो ये आपका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा a√2, ठीक है। और इसको समझने के लिए सबसे आसान ये था कि आप ये मान लो ना कि ये क्यूब के फेस का क्या है डायगोनल। ठीक इस तरीके से क्यूब के इस फेस का डायगोनल ये है, तो आपको इस तरीके से जो है वो एक आपको रेक्टेंगल मिल गया। अच्छा, अब ये और ये एंगल कितना होगा भाई, तो डायगोनल कितना एंगल बनाता है 45 डिग्री। ओके, तो अब सीधी सी बात है, ये जो शेडेड एरिया है, वो जो एरिया है उस रेक्टेंगल का, तो उसका एरिया कितना होगा, तो उसका एरिया जो होगा, एरिया इक्वल टू एक साइड है a और दूसरा साइड है a√2, तो क्या हो गया a²√2, क्योंकि एक साइड है a और ये वाला साइड कितना है a√2। अच्छा, ये एंगल x एक्सिस से ये एंगल 45 बना रहा है, और तुम जानते हो कि एरिया वेक्टर जो होता है वो प्लेन पे, यानी ये अगर मान लो ऐसे है, जैसे मैं बुक से दिखा रहा हूं, जैसे मान लो ये बुक है, अब ये बुक के ऊपर एरिया वेक्टर है। अगर आपने बुक को ऐसे टिल्ट कर दिया, तो बुक अगर 45 के एंगल पे है तो एरिया वेक्टर भी ऐसे हो जाएगा। तो ठीक इस तरीके से एरिया वेक्टर तो प्लेन पे आपका परपेंडिकुलर होता है, तो ये इसका हो जाएगा एरिया वेक्टर। तो देखो ये पूरा अगर 90 हो और ये साइड 45, तो ये भी 45, तो इसका जो a है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 45। तो आपको निकालना है इस एरिया से फ्लक्स, तो फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है a.e और a.e, और क्वेश्चन में E का वैल्यू दिया हुआ है। E का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो E इक्वल्स टू दिया हुआ है, तो ध्यान से देखो E इक्वल्स टू दिया हुआ है E0I, यानी कि E0 E जो है ये किसके लॉन्ग है, x एक्सिस के लॉन्ग,
ई है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एरिया वेक्टर इससे 45। फिर से समझो, एरिया 45 क्यों बना है? एरिया अपने साइड पे, एरिया अपने प्लेन पे बनाएगा टोटल 90, और अगर यहां तक 45 है, देखो ये 45 है तो ये भी तो 45 होगा, तब ना टोटल 90 होगा। तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस से कितना बना रहा? 45। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसके लॉन्ग है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। कैसे पता लगा हमें? आई को देख के। तो इस तरीके से दोस्तों यहां पे हो जाएगा ई एरिया cos 45 ई नॉट है, तो ई नॉट एरिया कितना हो गया? a स्क्वायर √2 और cos 45 1/√2 कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया दोस्तों? ई नॉट a स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका जो फ्लक्स है वो आ जाएगा ई नॉट a स्क्वायर। बात को समझना ध्यान से, ये डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया है, आप इसको इमेजिन करके देखना। समझ गए ना? ये a√2 कैसे हो गया, ये कैसे टेढ़ा हो गया, तो इसको समझाने का इससे सिंपल तरीका मेरे को नहीं लगता है कि हो सकता है। आप क्यूब इमेजिन करो और उसमें पूरा मान लो ये क्यूब है और उसमें एक बुक ऐसे रखा हुआ है, बुक ऐसे रखा हुआ है ना, उसके एक फेस का ये डायगोनल का काम कर रहा है। तो ये इसके इस फेस का डायगोनल है, ये इस फेस का डायगोनल है और ऐसे है ये। तो एक्स एक्सिस के साथ एरिया वेक्टर का 45, क्योंकि अगर ये 45 बना रहा है इसका प्लेन, तो एरिया वेक्टर जो है वो प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा होगा? 45। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखना, देखो किस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो हो गया अपना खत्म, और शायद इसमें एक बचा हुआ है तो देख कर लेंगे हम लोग कभी फिर। अब एक सीरीज में हो गया, वीडियो भी लंबा हो गया, तो आप उसको ना देख लीजिए। बहुत सिंपल है, वो क्यूब वाला है ना, बीच में एक 17 या 16 कोई था बीच में, तो वो जैसे मैंने सिलेंडर वाला किया था ना, तो आप उसमें मोटाई है तो बीच में ना एक इनफाइनाइट शीट काटो और फिर इसको सोच के देखो। और आई थिंक बन जाना चाहिए था वो HCl मार्क का, नहीं तो मैं कर दूंगा अगले DPP क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन वही कर दूंगा। ठीक है, तो आप इसको कर लेना अच्छे से। और जो सैटरडे को DPP 3 बना मिला है, अब उसको आप सॉल्व करना शुरू कीजिए। ओके बच्चों, तो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ओके।